नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाकू पाठशाला में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक, जिसके बारे में आपने न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों में करंट में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। पिछले 2 महीने से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये विषय है आपका किसान आंदोलन। दोस्तों, यहाँ हम किसान आंदोलन पे तो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल कोई भी राजनीतिक चैनल नहीं है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार उन 3 बिलों को क्यों लेकर आई है, उससे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है और किसानों की संख्याएं क्या हैं उसको लेकर। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या कृषि पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किसानों की समस्याएं क्या हैं। इस आंदोलन में आपने 2 वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एमएसपी और एपीएमसी। वो क्या हैं, यानी कि सर अभी जो है करंट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या क्या व्यवस्था है हमारे देश में। उसके बाद हम देखेंगे उन 3 कानूनों को, और ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि इसकी एनालिसिस आप स्वयं कीजिएगा। हम सिर्फ आपको परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक नॉलेज देना चाहते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल के प्रति ना तो कोई विरोध है ना कोई समर्थन है। ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है, एक न्यूट्रल परीक्षा उपयोगी। तो इसे किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश ना करें। और सबसे पहले जो है मैं आपको इसी क्रम में बता दूं कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो कैसे बनता है। सरकार एक विधेयक पेश करती है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। उसके बाद वो विधेयक लोकसभा से पारित होता है, अगर पेश होता है तो लोकसभा में पारित होता है मेजॉरिटी वोट से। उसके बाद वो राज्यसभा जाता है और वहाँ पर भी मेजॉरिटी वोट से पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बन पाता है। तो ये हुआ हमारे देश में कानून किस प्रकार से पास होते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य में अगर 1 सदन है या 2 सदन हो सकते हैं, जैसे कि यूपी में 2 सदन है। विधानसभा में पास होने के बाद वो विधेयक जाता है राज्यपाल की स्वीकृति के लिए। राज्यपाल उसे अस्वीकृत कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड कर सकता है पास करवाने के लिए। राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करने का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना, और अगर वहाँ से स्वीकृति बन जाती है तो राज्य में वो कानून लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से कानून हमारे देश में पास होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों पर कहां से प्राप्त होती है। और अगली चीज कि क्या कृषि पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति प्राप्त होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, वो प्राप्त होती है हमारे संविधान से। और संविधान होता है लॉ ऑफ द लैंड। जो कोई भी बिल बनेगा या कोई भी विधेयक बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, वो हमेशा संविधान संगत होना चाहिए। तो शेड्यूल 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में विस्तार से संविधान में समझाया गया है। इसमें संघ सूची दी हुई है, राज्य सूची बनाई है। संघ सूची में केंद्र सरकार अपने विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकारों राज्य सूची के विषयों पर ही सिर्फ कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची जो तीसरी सूची है, वो है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं इन विषयों पर जो समवर्ती सूची में दिए हुए हैं। हालांकि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो सेंटर हमेशा जो है सुप्रीम रहता है। अब हम देखते हैं क्या कृषि पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी क्या नहीं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार का विषय है। तो हम यहाँ जानेंगे कि क्या केंद्र सरकार कृषि पर कानून बना सकती थी। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये कानून कृषि विपणन को लेकर है। तो आइए देखते हैं कि क्या केंद्र सरकार ये कानून बना सकती थी या नहीं। तो राज्य सूची में एंट्री 14 में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि दिया हुआ है, यानी कि राज्य सरकारें कृषि पर कानून बना सकती हैं। इसके अलावा अन्य विषय भी हैं एंट्री 14 में। 26 और 27 पर ट्रेड एंड कॉमर्स है विद इन द स्टेट, और प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड थिंग्स भी है। इंटर स्टेट ट्रेड यानी कि 2 राज्यों के मध्य में जो ट्रेड होता है वो आता है आपका केंद्र सरकार के अंडर में। और तीसरी सूची जो है वो है समवर्ती सूची में एंट्री 33 में आपके आता है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स एटसेट्रा। फूड स्टफ्स में यहाँ पर जो
चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इंडस्ट्री वगैरह वो सारी, और जनहित के लिए सरकार, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है एंट्री 33 की मदद से। और ये भी एंट्री 26 और 27 भी इसी के सब्जेक्ट में होती हैं 33 के में। तो अतः ये बात बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार कृषि विपणन पर कानून बना सकती है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीनों कानून मॉडल एक्ट्स हैं। राज्य अगर चाहें तो इनको थोड़ा सा मोल्ड कर अपने राज्य के हिसाब से अपने भी कानून इनकी तर्ज पर बना सकते हैं। और कई राज्यों ने पहले से ही इस तरह के कानून बना भी रखे हैं। उनके भी मैं आपको उदाहरण दूंगा। उन्होंने भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कृषि में कर रखी है, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र का मिक्स्ड रिव्यू है। मतलब उन दोनों ने भी प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि मार्केट में उतार रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी कई राज्यों ने लॉ बना रखे हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि केंद्र सरकार जो है कृषि पर कानून बना सकती है। अब दोस्तों इस आंदोलन के समय पर आपने किसान की शंकाओं के बारे में सुना होगा कि क्या एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, क्या मंडियां बंद कर दी जाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर अभी सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, राज्य सरकारों ने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि एमएसपी क्या होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य, जो सरकार डिक्लेयर करती है, केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है लगभग 23 क्रॉप्स के लिए, यानी कि 23 फसल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं अपनी विभिन्न योजनाओं की अन्य पूर्ति के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सर्टेन फसलों पर अपनी एमएसपी डिक्लेयर करती है। और किसकी रिकमेंडेशन पर करती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजिंग की। ये 1960 के दशक में लाई गई थी। और ये इसलिए लाई गई थी कि आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब उत्पाद ज़्यादा हो जाता है कृषि का, किसी फसल का उत्पाद ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि दाम गिर जाते हैं और किसान को नुकसान हो जाता है। और जब उत्पादन कम होता है तो दाम अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि किसान की फसल बिकना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए किसान को सरकार क्या करती है, उसकी फसल पर एक न्यूनतम समर्थित मूल्य को घोषणा करती है और उसको आश्वासन देती है कि सरकार जो है उससे मिनिमम इतने रुपए में उसकी फसल को खरीद लेगी। और किसान को एक बार्गेनिंग पावर देती है ताकि वो बाजार में जाकर इस न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी एमएसपी से ज्यादा पर अपना उत्पाद बाजार में या मंडी में बेच सके। और ये किसके थ्रू सरकार खाद्यान्न जो है प्रोक्योर करती है? वो करती है आपके फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड के जरिए। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा। और क्यों करती है? ताकि वो राशन की दुकानों पर जरूरतमंदों को मिड डे मील में तथा अन्य जैसे अंत्योदय योजनाएं, तो खाद्यान्न की जो संकट से रोकने के लिए देश को यानी फूड सिक्योरिटी के लिए वो एक अपना बफर स्टॉक बना के रखती है सरकार, किसान से एक न्यूनतम समर्थित मूल्य में उसके फसल को खरीद कर। जैसे कि आपने सुना होगा कि गेहूं का या चावल का, जैसे चावल का जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है इस साल का वो लगभग 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इससे वो क्या सोचती है सरकार कि बाजार में किसान अब इससे ज्यादा पर अपना चावल बेच दे। एमएसपी की सबसे बड़ी खामी ये है कि एमएसपी के लिए हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं है, यानी कि कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि सरकार तो कहती है कि पूर्ण आश्वासन देती है एमएसपी की खरीद का, लेकिन फिर भी इसका कोई भी लीगल यानी कि कोई भी लॉ एमएसपी को लेकर नहीं बना हुआ है। सरकार केवल लिखित तौर पर अपने ही बिहाफ पर केवल बोलती है कि हम आपके लिए इस फसल का एमएसपी तय कर रहे हैं। अब किसान जो है बाजार में या सरकार को या मंडी में उस रेट पर उससे नीचे या ऊपर अपना जो है उत्पाद बेच सकता है। तो सबसे बड़ी कमी इसकी यही है कि इसको लेकर कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है। इसके बाद हमारे देश का केवल 6% किसान ही एमएसपी पर सरकार को अपना खाद्यान्न बेच पाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खरीद होती है। अन्य किसानों के लिए या तो वो नहीं बेच पाते हैं या अन्य कारण होते हैं। और उसमें भी गेहूं और चावल में भी लगभग 70% गेहूं और 88% चावल पंजाब, हरियाणा,
राज्यों से ही एमएसपी पर खरीद लिया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी एक ये भी है कि इससे बहुत कम किसान ही लाभार्थी हो पाते हैं। इसकी अगली कमी क्या है? किसान हमेशा उसी फसल को करना चाहते हैं जिस पर कि एमएसपी ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकार क्या करती है, बुआई से पहले ही एमएसपी डिक्लेयर कर देती है एक बार। उससे क्या होता है, किसान उसी फसल को करना चाहेंगे जिस पर एमएसपी ज़्यादा होती है, उससे उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो जो किसान एमएसपी पर एफसीआई को बेच पाए वो तो ठीक, बाजार में बहुतायत में फिर से उत्पाद हो गया और फिर क्या हुआ कि रेट फिर से डाउन हो जाते हैं। अगली कमी क्या है इसकी कि एफसीआई में, नाफेड में, वेयर हाउस में अक्सर आपने सुना होगा अन्न सड़ जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कमी थी। और एक और कमी ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिनिमम ना रह के मैक्सिमम बन गया। क्यों? क्योंकि मंडी में जो बिचौलिए हैं या फिर बाजार में जो थोक व्यापारी हैं वो किसान की बार्गेनिंग पावर को फिर भी जो है खत्म कर देते हैं, क्योंकि किसान एक लिमिट तक ही सरकार को बेच पाएगा, उसके बाद उसे जो है मंडी में या फिर थोक व्यापारी को बेचना पड़ेगा। तो मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है थोक व्यापारी को। व्यापारी वगैरह उसके उत्पाद में कमियां निकाल देते हैं कि एमएसपी से नीचे भी बेचना पड़ जाता है या फिर एमएसपी पर ही बेचना पड़ जाता है। तो क्या हुआ कि ये एक मैक्सिमम सपोर्टेड प्राइस बन गया। तो ये इसकी कुछ फायदे और नुकसान थे एमएसपी के, इनसे आप आकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एपीएमसी क्या थी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एपीएमसी क्या होता है, यानी कि मंडियां। आपने मंडियों के बारे में सुना होगा कि आपके जो शहर में मंडियां होंगी, सरकारी मंडी होती हैं, वो क्या होती हैं, किस प्रकार वो काम करती हैं। तो एपीएमसी की फुल फॉर्म होती है एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये राज्य सरकार के नियमों पर आधारित होती है। हालांकि 2003 में केंद्र सरकार ने भी इस पर एक मॉडल एक्ट बनाया था, लेकिन सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से उसको जो है अपने राज्य की ज़रूरतों के हिसाब से, किसान की ज़रूरतों के हिसाब से उसको मोल्ड कर रखा है और अपने स्टेट के लिए बना रखा है। राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार होता है इस पर। ये 1970s के दौर में लाई गई थी। अब ये क्यों लाई गई थी? ताकि कृषि बाजार को व्यवस्थित किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके, एक ऐसी जगह बना देनी चाहिए जहाँ पर जो है किसान चाहे कोई भी फसल करता हो वहाँ आकर बेच सके, ताकि उसे बाजार में जगह जगह अपना उत्पाद लेकर कहीं भी भटकना ना पड़े। सारे जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं, एजेंट्स होते हैं, आपके जो है आड़ती होते हैं, ये सभी मंडी में पाए जाते हैं। इन्हीं को किसान अपने जो है उत्पाद बेचता है और वहाँ से वो बाजार में जाते हैं। तो दोस्तों ये था एपीएमसी। लेकिन इस एपीएमसी की भी काफ़ी कमियां बाद में निकल कर आईं। अब वो क्या क्या कमियां थी जरा देखते हैं। इसको मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूँगा, फ्लो चार्ट से। मान लीजिए ये फार्मर है, ये अपना उत्पाद लेके गया डायरेक्ट। कभी कभी छोटे जो फार्मर होते हैं उन पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच में कई और भी एजेंट्स हो सकते हैं, उससे लेकर ये मंडी में पहुंचता है। मंडी एपीएमसी, इसमें कर्मचारी पाए जाते हैं, बिचौलिए पाए जाते हैं, आड़तिए पाए जाते हैं। मंडी में कई सारे जो है मान के चलिए मिडिल मैन होते हैं जो होर्डिंग भी करते हैं, अन्य चीज़ें भी करते हैं। वहाँ से ये जाता है थोक बाजार में और फिर वहाँ से जाता है रिटेलर पर और फिर वहाँ से आता है कंज्यूमर पर। यहाँ से ये जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी जा सकता है, जैसे आटा बनाने की फैक्ट्री वगैरह इत्यादि आदि को, बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री को यहाँ से जाता है। इसमें मैं आपको अन्य चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह के बारे में भी। तो फार्मर से मिडिलमैन यानी मंडी, मंडी से फिर बड़े व्यापारी, उसके बाद या फिर इंडस्ट्रीज, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ऊपर से कई राज्य सरकारें इस मंडी पर कर लगाती हैं, कृषि कल्याण के नाम पर, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। वो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पंजाब में ये कर लगभग 14.5% है। तो सबसे बड़ी खामी क्या होती है कि ये मिडिल मैन इस कर को फार्मर के ऊपर डाल देते हैं या कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं। दूसरी चीज़, ये मिडिल मैन किसान को मजबूर करते हैं
कि वो या तो एमएसपी पर ही अपना धान बेच जाए या जो भी खाद्यान्न है उसे बेच जाए, या फिर एमएसपी से नीचे बेचे, क्योंकि वो उसकी कई सारी कमियां निकाल देते हैं उसके खाद्यान्न में। कभी कभी ये मिडिल मैन बीच में या ये इसको ऋण भी दे देते हैं और इसे जो है एक ऋण के जंजाल में फंसा लेते हैं। और ऊपर से ये इसको किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, सीड्स अच्छे क्वालिटी के या कोई भी एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि सस्ते से सस्ते में ये खरीद सकें और महंगे से महंगे में बेच सकें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी कमियां होती हैं। भ्रष्टाचार इसमें पहले से ही लिप्त है। कई सारे मिडिल मैन जो है ये सब सरकारी होते हैं, तो ये जो है इनकी पॉलिटिकल पहुंच भी होती हैं, ये किसानों को रेगुलेट भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी कमियां रहीं। इन कमियों को सुधारने के लिए हालांकि कई राज्यों ने कदम उठाए। उन्होंने किसानों को अनुमति दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिना मंडी की परमिशन के कर सकते हैं। उन्होंने अनुमति दी कि वो जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो उत्पाद बेच सकते हैं। इस प्रकार के कई राज्यों ने कदम उठाए, जिनमें कि बिहार और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में लगभग 18 प्राइवेट मंडियां हैं और 1100 के करीब जो है आपके प्राइवेट लाइसेंस हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। जैसे कि आपने रिलायंस फ्रेश का नाम सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कई करोड़ों का व्यापार है। वहीं आप अगर बिहार का उदाहरण देखें, बिहार राज्य ने भी प्राइवेट प्लेयर्स को मंडी में अनुमति दे रखी है। मतलब किसान जो है प्राइवेट प्लेयर्स को डायरेक्ट बेच सकते हैं अपना गेहूं। बिहार के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन वहाँ पर जो है किसी भी प्राइवेट प्लेयर ने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है ज़्यादा। तो ये रहा आपका एपीएमसी का कुछ उदाहरण। अब आप देख सकते हैं कि एपीएमसी की कुछ खासियत भी थी और कुछ जो है इसके नुकसान भी निकल कर आए। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 विलायें हैं वो किस प्रकार से जो है इन पुरानी जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं इनको सही करेंगे, या किसान फिर से जो है दुख का पात्र बना रहेगा। किसानों की शंकाएं क्या है और इनके बिलों के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने अभी जो है सितंबर के माह में 3 बिलों को स्वीकृति दी और वो अब एक्ट बन चुके हैं। उसमें से पहला बिल हम देखते हैं जो एक्ट बन चुका है, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट को मैं पूरा यहाँ विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, परंतु इसके कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो इससे ड्रॉ आउट हो रही हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद किसानों की इस बिल को लेकर क्या शंकाएं रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आंदोलन हो रहा है। इस बिल में जो मेन चीज़ है वो है किसान को उसकी मर्जी का मालिक बनाना। दोस्तों, कई राज्यों में क्या होता है कि किसान को सबसे पहले अपना जो उत्पाद होता है वो मंडी में बेचना पड़ता है, उनको अलाउड नहीं है कहीं और बेचना। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए किसानों को उनकी मर्जी का मालिक बनाना, यानी कि उनको बिजनेसमैन बनाना है, ताकि वो स्वयं अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सकें। जैसे कि वो अपने खेत से डायरेक्ट या फिर किसी प्रोसेसिंग यूनिट को, किसी वेयर हाउस को, किसी कोल्ड स्टोर को अपना यानी कि अपना उत्पाद किसी को भी बेच सकें, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बिना किसी की परमिशन के कर सकें। हालांकि ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, इसको राज्य अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बढ़िया चीज़ है कि मर्जी का मालिक है किसान अपनी उत्पाद बेचने के मामले में। किसान पर कोई भी चुंगी कर, बॉर्डर टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी बैरियर नहीं होगा उसे रोकने के लिए। वो उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। उसके बाद उसे कोई भी फीस की जो है मंडी की फीस या वो कुछ भी नहीं देना है, वो डायरेक्ट बेच सकता है अपना उत्पाद। तो ये इसकी मोटी मोटी चीज़ें इस बिल से निकल के आती हैं। सबसे ज़्यादा विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी शंका क्या है कि क्या अगर हम प्राइवेट को डायरेक्ट बेचेंगे तो एमएसपी खत्म कर दी जाएगी सरकार द्वारा, या फिर एपीएमसी खत्म कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने क्लियर किया है कि एपीएमसी जिसके तस बने रहेंगे और एमएसपी जिस पर पहले से ही कोई लॉ नहीं है, सरकार ही केवल उसकी गारंटी देती है, वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। यानी कि यहाँ से एक चीज़ और भी ड्रॉ होती है कि किसान को अगर अशिक्षा के कारण उसको अपने फसल का सही मूल्य नहीं पता है तो वह पुनः
प्राइवेट प्लेयर को एमएसपी के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अपना जो है उत्पाद बेच सकता है। किसानों की समस्या यहाँ पर वाजिब भी है, क्योंकि अगर प्राइवेट को इतना बढ़ावा दिया भी गया तो हो सकता है कि जो चीज़ें पहले से चल रही थी वहाँ पर भी वो आड़तिए के अंडर में आ जाते थे, उसके चंगुल में फंस जाते थे। एमएसपी पर भी कभी कभी वो एफसीआई में नहीं बेच पाते थे, वहाँ पर भी वो जो है एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते थे, या उनका गेहूं सड़ जाता था, अनाज सड़ जाता था। तो फिर इसमें नया क्या है, प्राइवेट प्लेयर तो फिर से उन्हें फंसा सकते हैं मार्केट में। तो इसके लिए सरकार लेकर आई है एक दूसरा बिल। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा बिल क्या है। तो दोस्तों, जो दूसरा बिल सरकार लेकर आई है किसान को सशक्त बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, वो है आपका फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, यानी कि कीमत का आश्वासन देना उसे, जैसे कि एमएसपी में दिया जाता है, एंड फार्म सर्विस एक्ट। ये एक्ट किसान को बचाने के लिए है। अभी तक अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था किसान, या किसान जो है लोकली कहीं जो है किसी इंडस्ट्री को अपना गेहूं या जो भी खाद्यान्न वो करता था, जो भी फसल करता था उसे बेचता था, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं होती थी, कोई लॉ नहीं था उसके ऊपर। किसी राज्य सरकार ने बना रखा है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी मॉडल लॉ नहीं था हमारे देश में। उसके लिए सरकार ये लॉ लेकर आई ताकि किसान को अगर वो कोई एग्रीमेंट ना भी करे तो भी जो है उसको बचाया जा सके ठगने से, या उसकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया जा सके। इस लॉ में क्या है कि पहली बात तो आप ये जानिए कि किसान जो है किसी भी प्रकार से असफल होता है या कोई भी विवाद होता है प्राइवेट प्लेयर को बेचने में अपना उत्पाद, तो किसान की भूमि किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। दूसरा, सबसे पहले अगर कोई सुनवाई होगी तो किसान को सुना जाएगा, किसान को ही पूर्ण शक्ति दी जाएगी। दूसरा, जिस जो है रकम और सीमा पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है प्राइवेट जो भी इंडस्ट्री है उसको वो पे करना पड़ेगा किसान को। अगली चीज, तुरंत रसीद देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। जब किसान जो है अपना पूरा माल उसे बेच देगा, जिस दिन भी प्राइवेट इंडस्ट्री को या कोई भी हो व्यक्ति को, 3 दिन में उस व्यक्ति को किसान को पेमेंट करना पड़ेगा। किसान को जो है अगर कोई बहुत बड़ी फर्म है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो भी टेक्नोलॉजी से वो उस फसल को करवाना चाहते हैं। ट्रैक्टर आदि की सुविधा देनी पड़ेगी, मशीनी की, लोन वगैरह देने का व्यवस्था करवानी पड़ेगी, बीमा करवाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी देने पड़ेंगे। ये सब पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसान अगर चाहे तो। इसके बाद अगर कोई विवाद फिर भी होता है तो उसके लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी, लोकल लेवल पर ही विवाद का 30 दिन में निपटान किया जाएगा। यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि किसान अशिक्षित होता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती लॉज की, क्योंकि वो तो दिन भर रोटी कमाने में और खेती करने में ही निकाल देता है, तो वो इन चीज़ों की समझ रख पाएगा क्या? ये सारी चीज़ें उसे बचा पाएंगी क्या? वो फिर से जो है चंगुल में फंस जाएगा प्राइवेट कंपनीज के या बाजार के? तो ये सोचने वाली बात है, और ये तभी पता चलेगा जब ये लॉ अप्लाई होना शुरू होंगे धीरे धीरे। तो ये था हमारा दूसरा लॉ। अब हम देखते हैं तीसरा एक्ट क्या सरकार ने पास किया हुआ है। दोस्तों, जो तीसरा लॉ है वो है आपका एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। अभी इससे कई सारी आवश्यक वस्तुओं को डीरेगुलेट, मतलब कि उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। ये आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं? हमारे समाज में जो है कुछ वस्तुओं की बहुत अत्यधिक ज़रूरत होती है, उनकी कमी की वजह से जो है उनके मूल्यों में वृद्धि ना हो और ज़रूरतमंदों को उनका अभाव ना हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, मार्केट में इंटरवेंशन कर कर उसके स्टॉक पर लिमिट लगा देती है। यानी होर्डिंग आपने सुना होगा, जैसे कि प्याज की होर्डिंग करके प्याज के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम लेकर आती है। उसमें जैसे कि आपका गेहूं, चावल, अन्य खाद्यान्न, केरोसिन, दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, चीनी आदि जो चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। पिछली बार इसमें जो है 2 रुपये टमाटर को भी शामिल किया गया था, क्योंकि उनके भी दाम आपने देखा था
अक्सर घट बढ़ जाते थे। तो फिर इसको सरकार ने डीरेगुलेट क्यों किया? क्योंकि इससे किसान जो है डिस्करेज होता था। किसान उन चीज़ों को नहीं करना चाहता था जिस पर कि जो है सरकार का कंट्रोल रहता था। कई किसानों की ये समस्या रहती थी, अधिकतर की नहीं, क्योंकि एमएसपी पर वो उन चीज़ों को बेचते थे या फिर जो है मंडी में बेचने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फसल है, वो ज़्यादा मात्रा में हो गई या कम मात्रा में हुई और सरकार ने उसका दाम तय कर रखा है, तो किसान जो है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाती थी। इस वजह से इन चीज़ों को जो है सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, अगर किसी आवश्यक वस्तु के दाम जरूरत से ज़्यादा चले जाएं, नेचुरल कैलेमिटी की दशा में यानी कि प्राकृतिक आपदा की दशा में, महामारी की दशा में या अन्य किसी कारण से सरकार जो है फिर से इनको रेगुलेट कर सकती है। सरकार ने अभी अपने पक्ष को यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन पर स्टॉक की लिमिट अब जो है लागू नहीं होगी। दूसरा, किसी भी सरकारी आदेश जो कि राशन की दुकान से संबंधित है वहाँ पर भी ये लिमिट लागू नहीं होगी। और अभी भी लिमिट जो है सरकार तय करेगी, लेकिन किस आधार पर तय करेगी? मूल्य वृद्धि के आधार पर। अगर किसी चीज़ का दाम अत्यधिक बढ़ता चला गया तो सरकार उसे पुनः रेगुलेट कर सकती है। तो इन तीनों अधिनियमों को आपने देखा, किसानों की समस्याओं को आपने देखा। हम फिर यही कह रहे हैं कि हमने किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाया हुआ है। हमारा चैनल एक एजुकेशन डेडिकेटेड चैनल है, उसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आप जो है बेसिक नॉलेज इन अधिनियम के बारे में, एमएसपी के बारे में, एपीएमसी के बारे में गैदर कर सकें और हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं ये भी आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर कोई कमी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।